पुलिस जाती है, उन ग्रेव्स को खोदती है, सबकी लाशें बाहर निकालती हैं, री पोस्टमार्टम होता है। जब री पोस्टमार्टम होता है प्रॉपरली, इसके बाद ये शॉकिंग न्यूज आती है कि हर एक मेंबर की डेथ पॉइजन से हुई है, वो भी साइनाइड पॉइजनिंग। और ये इतने सालों में सिर्फ जॉली कर रही थी, पावरफुल था तो वो स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी थी उसकी कि मेरा कोई क्या ही कर लेगा। तो जैसे ही वो घर जाता है, अचानक से किमसी का हस्बैंड और उसके मामा दोनों मिलके रॉड से उस पर अटैक करते हैं सर पे, एंड चाकुओं से भी उस पर वार करते हैं, ये मेक श्योर करने के लिए कि ये अब डेड है। उसके बाद फिर उन्होंने वहां पे उसको दफना दिया, ऊपर से नमक डाला, उसके बाद फिर उसके ऊपर उन्होंने गोभी लगा दी। आप बता रहे थे कि जैसे हम इससे पहले बात कर रहे थे कि ऐसी चीजें हो रही हैं कि हर एक क्राइम सीन पर एक मूवी बन जाए। सिमिलरली दृश्यम से इंस्पायर होके किसी ने ऐसा ही ट्रू क्राइम करा था, वो क्या केस है, थोड़ा बताओ। ये केस ना 2015 का है और छत्तीसगढ़ का है। इसमें क्या होता है कि एक बहुत पावरफुल पर्सन, 4 यूनिवर्सिटीज़ का मालिक, जो कि इंजीनियरिंग कॉलेज और MBA कॉलेज, डिफरेंट BSCs के कॉलेज, इन सब का मालिक था, उसका बेटा, बहुत इन्फ्लुएंशियल फैमिली, रायपुर भिलाई में इनके चेन्स थे यूनिवर्सिटीज़ के। इनका एक बेटा था, वो सडनली डिसअपियर हो जाता है। डिसअपियर मतलब वो घर से बोल के निकलता है कि मैं आ जाऊँगा, मैरिड, बच्चा। वो घर से बोल के निकलता है मैं आता हूँ थोड़ी देर में, बट वो रात तक नहीं आता। बट उसका टेक्स्ट आ जाता है कि ठीक है, मैं अपने फ्रेंड्स के साथ हूँ, बिजी हूँ, आज तो लेट हो जाएगी आने में, मैं कल आऊँगा। तो फैमिली वाले रिलैक्स हो गए, ठीक है मैसेज आया है, अब कोई स्ट्रेस की बात नहीं है। नेक्स्ट डे भी वो नहीं आता। अब क्या करते हैं, काफ़ी इन्फ्लुएंशियल थे तो वो डायरेक्टली हायर अथॉरिटीज़ को कॉल करते हैं, बोलते हैं हमारा जो बेटा है वो मिसिंग है। पुलिस मिसिंग कंप्लेन फाइल करती है और सर्च शुरू करती है। अब कोई क्लू नहीं मिल रहा और जो नंबर ट्रैक कर रहे हैं वो भी समझ नहीं आ रहा है। नंबर ट्रैक करते 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 गए। एक सेक्लूडेड प्लेस है एयरपोर्ट के पास, गाड़ी अबैंडन्ड हालत में मिलती है जिसको वो लेके निकला था। अच्छा। वहाँ तक जाके सिग्नल आना बंद, जस्ट लाइक दृश्यम में भी ऐसे ही हुआ था। गाड़ी अबैंडन्ड मिली, आसपास कोई नहीं था और फ़ोन का सिग्नल भी वहीं जाके बंद हो रहा था। अब पुलिस फिर से क्लूलेस की अब यहाँ से हम कैसे इन्वेस्टिगेट करें, क्योंकि गाड़ी मिल गई, बॉडी नहीं मिली। अब पुलिस को ये लगा कि अब ये केस अपग्रेड हो चुका है, ये किडनैपिंग का नहीं रहा, तो हो सकता है कि मर्डर हो या फिर अनआइडेंटिफाइड सिचुएशन थी। इसके बाद पुलिस ने और सर्च करने की कोशिश करी कि किससे किससे बात करता था, फ्रेंड्स, और वो अपनी यूनिवर्सिटी का डायरेक्टर भी था, तो जिनसे वो फ्रीक्वेंटली कांटेक्ट में रहता था, उसके एम्प्लॉयज़ और उनके फ्रेंड्स, सबसे कांटेक्ट करने की कोशिश करी। बट लास्ट कॉल 1-2 नंबर की थी, तो वो उसकी एक एक्स एम्प्लॉय थी, किमसी जैन उसका नाम था। उसने बाद में शादी कर ली और फिर उसका भी एक बेबी हो गया। बट लास्ट कॉल उससे थी। पुलिस ने उस पर ज़ीरो इन किया और उससे बात करी, तो उसने बोला हाँ मेरी बात हुई है, बट नॉर्मल बात हुई और इससे ज़्यादा मुझे नहीं पता कि उनके डिसअपियरेंस कैसे हुआ, क्या हुआ, मुझे कुछ नहीं पता। और एक और नंबर था जो कि उसके हस्बैंड का था, तो उसने भी बोला कि हाँ मेरे से भी बात हुई थी और हमारे बीच थोड़ी टेंशन ज़रूर थी, लेकिन मुझे नहीं पता डिसअपियरेंस का। जो लड़की थी उसके फ़ोन का जो लोकेशन है वो घर का ही था। पुलिस को लगा कि फर्स्ट प्लेस पे यही उससे कांटेक्ट में थी, क्योंकि वो उसकी एक्स एम्प्लॉय थी, यूनिवर्सिटी की HR डिपार्टमेंट में थी। जब और अदर एम्प्लॉयज़ से बात की तो ये पता चला कि जब वो वहाँ जॉब करती थी अपनी शादी से पहले, तो इनका अफेयर था। ये जो डायरेक्टर का बेटा था, जो कॉलेज ओनर का बेटा था, जो डायरेक्टर था, उसका अफेयर अपनी HR से था। फिर बाद में शादी नहीं हुई तो इन्होंने अपने अलग अलग शादी कर ली, बट फिर भी कॉन्टैक्ट में थे। अब ये स्टोरी पता चली तो पुलिस को लगा कि सस्पेक्ट मेन हमारी ये विमेन ही है, किमसी जैन जो HR थी, उसका लोकेशन घर का। तो फिर पुलिस वालों को लगा कि अब तो और क्लू नहीं मिल रहा, जब वो घर में ही है तो और कोई कनेक्शन हो नहीं सकता। अब इसके बाद और सर्च होने शुरू हुई। फिर डायरेक्टली जब ये पता चला कि जो विकास जैन है, अभी जो विकास जैन था किमसी जैन का हस्बैंड, वो जो डायरेक्टर पर्सन था उसका क्लासमेट भी था एक टाइम पे। अच्छा। तो पुलिस को लगा कि हो सकता है, क्या पता इनका कुछ आपस में झगड़ा हो जो कि इसकी वाइफ को पता ना हो, किमसी को ना पता हो, क्योंकि ऑफ कोर्स एक टाइम पे वो डेट कर रहे थे। उसका जब मोबाइल ट्रैक किया तो एक बहुत स्ट्रेंज चीज़ उनको पता चली कि जो लोकेशन विकास जैन की थी, वही लोकेशन उस डायरेक्टर अभिषेक की भी थी। उस डायरेक्टर पर्सन का नाम अभिषेक था। तो अभिषेक और विकास का लोकेशन साथ साथ में, एज इफ वो सेम गाड़ी में बैठ के जा रहे हो। अच्छा। पुलिस ने फिर उसको पकड़ा और उससे अच्छे से पूछताछ करी। बहुत टाइम तक वो मना करता रहा कि मुझे कुछ नहीं पता, हाँ मैं उससे मिला था लेकिन मुझे नहीं पता। जब पुलिस ने थोड़ा सख्ती की तो फिर उसने सच बता दिया। उसने बोला
कि हाँ मैं उसकी गाड़ी छोड़ने एयरपोर्ट तक गया था, उसका फ़ोन लेके गया था भटकाने के लिए कि ये लगे कि हाँ ये खुद ड्राइव कर रहा है, बट इस चक्कर में वो अपना फ़ोन ऑफ करना भूल गया। और उस टाइम पे वो उसका फ़ोन भी, अभिषेक का फ़ोन भी ऑपरेट कर रहा था, ताकि घर वालों को टेक्स्ट कर रहा था अपने फ्रेंड्स के साथ हूँ और मैं आज नहीं आ पाऊँगा, ताकि घर वालों को लगे कि अभी तक तो सेफ़ है वो पर्सन। इसके बाद फिर उसने बोला कि हाँ मैंने वो गाड़ी छोड़ी, उसका फ़ोन वहीं पे डिस्ट्रॉय करा और मैं घर वापस आ गया। सो एक्चुअली में ये हुआ था कि ये जो किम सी जैन है, इसको वो बहुत परेशान कर रहा था कि तुम अभी भी मुझसे बात करो, शादी के बाद भी, बच्चे के बाद भी। तो वो चाहता था कि कोई ना कोई मेरा कनेक्शन बना रहे, और उसके पास कुछ फ़ोटोज़ भी थी अच्छा। उस HR पर्सन की, किम सी जैन की। सो वो उसके बेसिस पे उसको बहुत परेशान कर रहा था कि तुम्हारे हस्बैंड को बता दूंगा, तुम्हारी लाइफ डिस्ट्रॉय कर दूंगा। तो वो बहुत परेशान हो गई। फिर उसने खुद ही अपने हस्बैंड को बता दिया कि ऐसा ऐसा मैं जब जॉब करती थी तो मैं डेट कर रही थी, अब वो मुझे परेशान कर रहा है, जबकि मैं उससे कोई कांटेक्ट नहीं रखना चाहती थी, कोई कांटेक्ट नहीं रखना चाहती हूँ। सो फिर वो बहुत गुस्सा हो जाता है उसका हस्बैंड, और वो फिर उससे बदला लेने की सोचता है कि वो मेरी वाइफ को इतना कैसे परेशान कर सकता है। फिर वो अपनी वाइफ को बोलता है एक काम करो, तुम उसको मिलने बुलाओ हमारे घर। तो वो कॉल करती है, वही लास्ट कांटेक्ट जो इनके बीच हुआ था, अभिषेक और किमसी के बीच, कि हाँ आप मिलने आ जाओ। वो कहती है कि ठीक है, बैठ के बात सॉल्व करते हैं। मैंने अपने हस्बैंड को भी बात बता दी है, सारे मिलके बैठ के ये सोल्यूशन निकालेंगे एंड इस चीज़ को ठीक करते हैं। तो वो मिलने आता है। तो तभी वो अपने घर से निकलता है ये बोल के घर वालों को कि मैं थोड़ी देर में आ रहा हूँ। उसको लगता है कि जाऊँगा, बातचीत करूँगा, फिर आ जाऊँगा। पावरफुल था, तो वो स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी थी उसकी कि मेरा कोई क्या ही कर लेगा। सो जैसे ही वो घर जाता है, अचानक से किमसी का हस्बैंड और उसके मामा दोनों मिलके रॉड से उस पर अटैक करते हैं सर पे। एंड उसके बाद फिर वो अनकॉन्शियस हो जाता है। फिर ये मेक श्योर करते हैं, उस पर बहुत वार करते हैं उस रॉड से, एंड चाकुओं से भी उस पर वार करते हैं, ये मेक श्योर करने के लिए कि ये अब डेड है। जैसे उसकी डेथ हो जाती है, उन्होंने पहले ही प्रिपरेशन करके रखी थी अपने गार्डन में। उन्होंने 6 फीट डीप गड्ढा पहले ही खोद के रखा था कि हम इसको मारेंगे और यहाँ पे गाड़ देंगे। उसके बाद फिर उन्होंने वहाँ पे उसको दफना दिया, ऊपर से नमक डाला कि जो डिकम्पोजिशन की प्रोसेस है वो फास्ट हो जाए, जल्दी जल्दी डिकम्पोज हो, ताकि हमारा पीछा जल्दी छूटे। उसके बाद फिर उसके ऊपर उन्होंने गोभी लगा दी। तो जब पुलिस को कुछ महीनों बाद ये चीज़ डिस्कवर हुई कि हाँ उसने कन्फेस करा, तो वो गोभी के पौधों के नीचे 6 फीट डीप डिकम्पोज्ड बॉडी स्केलेटनाइज्ड फॉर्म पे उन्होंने रिकवर करी। स्केलेटन बन चुका था, बिल्कुल स्केलेटन बन चुका था। उसका DNA लिया और वो जो ओनर था, यूनिवर्सिटी ओनर था, उससे मैच करा, एग्जैक्ट मैच था। तो ये पता था कि हाँ ये अभिषेक की ही बॉडी है। एंड उसके बाद फिर ये जो पूरा का पूरा केस है उसमें उस विमेन का भी इन्वॉल्वमेंट था, किमसी का, बट कोई डायरेक्ट उसमें एविडेंस नहीं था क्योंकि वो अपने घर पे ही थी। एंड उसका जो हस्बैंड था वो अपनी वाइफ को बचा भी रहा था कि मैंने ऐसा किया, मैंने ये करा। सो एट द एंड उसने कन्फेस करा। फिर उसके बाद फिर उसने ये भी कन्फेस कर लिया कि मैंने गाड़ी छोड़ी। सारी चीज़ें कंप्लीट पिक्चर बनी, फिर जाके उसको अरेस्ट किया गया। तो ये जो क्राइम है ना, पुलिस इतनी फ्रस्ट्रेट हो गई थी। तो उस टाइम पे दृश्यम आई थी, 2015 का केस है। तो दृश्यम पुलिस ने बार बार देखी क्योंकि उसमें भी ऐसे गाड़ी ले जाके उसने छोड़ी थी दूसरी जगह। तो पुलिस को यहाँ से आइडिया लगा कि हाँ हो सकता है कि जिसने या तो उसको किडनैप कराया, जो मर्डर कराया, उसने ही ये गाड़ी यहाँ पे छोड़ी है और वहाँ से वो गया है। एंड एग्जैक्टली ऐसे ही हुआ। एक अक्षय कुमार की भी मूवी थी स्पेशल 26, पुलिस वाले वो भी देख रहे थे क्लू लेने के लिए कि कैसे कोई क्राइम कर सकता है, या फिर अगर इनका कोई, क्योंकि पहले से था कि पावरफुल पर्सन है, पैसे वाले हैं, तो हो सकता है कि पैसों के लिए भी किसी ने उसको किडनैप करा हो। तो ये था ये पूरा केस जो बाद में बिल्कुल दृश्यम लाइक एक्सपोज हुआ। अभी वो अरेस्ट हो गए सब। मूवी से इंस्पायर बहुत हो रहा है ऐसे लोग, वेब सीरीज से, मूवी से जो है नई नई आ जाती हैं क्राइम वाली। सो क्रिमिनल्स तो इंस्पायर हो रहे हैं, बट पुलिस वाले भी अब एज ए इंस्पिरेशन देखने लगे हैं कि हाँ ये वेब शो ऐसे चला, फिर पुलिस वालों ने ऐसे स्टेप लिया, तो वो उनको भी कहीं ना कहीं हेल्प कर रहा है। एक ऐसे ही केस मैं आपको बताती हूँ पॉइजनिंग से रिलेटेड। सो ये भी केस केरला का है। एक हमने केरला का केस ऑलरेडी कवर किया हुआ है। सो केरला में कोडाथाई एक प्लेस है जहाँ पे थॉमस फैमिली रहती थी। सो इसमें 10 मेंबर्स थे, काफ़ी बड़ी फैमिली थी। एंड धीरे धीरे करके इनके घर के मेंबर्स की डेथ होना शुरू हो जाती है। 2002 से ये सिलसिला शुरू होता है और हर कुछ साल में किसी ना किसी एक पर्सन की डेथ हो रही है, जो काफ़ी स्ट्रेंज है। स्टार्टिंग में स्ट्रेंज नहीं लगती। तो ये स्टार्ट होता है 2002 में। सो 2002 में जो इस घर की सबसे ओल्ड विमेन रहती है उनकी डेथ हो जाती है, और बिल्कुल सडन डेथ, कोई बीमार नहीं, कुछ उनका बैकग्राउंड हिस्ट्री, मेडिकल हिस्ट्री नहीं थी। सडनली बीमार होती है, बाहर से घूम के आती है, पानी पीती है एंड बीमार हो जाती है।
अनकॉन्शियस होती है, हॉस्पिटल लेके जाते हैं, डॉक्टर बोलते हैं कि इनको हार्ट अटैक आ गया, सो अब हमें से नहीं बचा पाए, इन्हें नहीं बचा पाए। सो फैमिली भी दुखी होती है, सोचती है हाँ एज थी तो हार्ट अटैक्स तो बहुत कॉमन है अब। सो उन्होंने क्या करा, उनको फिर दफना दिया, सब कुछ नॉर्मल था। 2002 के फिर कुछ टाइम बाद, कुछ सालों के बाद फिर उनके जो हस्बैंड थे, इनका नाम था अन्नम्मा थॉमस, ठीक है, इनके हस्बैंड थे टॉम थॉमस। सो इनकी भी सडनली डेथ हो जाती है, कोई बैकग्राउंड मेडिकल हिस्ट्री नहीं। अपने रूम में बैठे हुए थे, अचानक से उनको ख़राब लगता है, वो अपने बेड से गिरते हैं, फैमिली वाले हॉस्पिटल लेके जाते हैं, डॉक्टर्स बोलते हैं कि इनको हार्ट अटैक आ गया एंड इनकी डेथ हो गई नेचुरल कॉजेज़। सो फैमिली वालों को लगता है कि ठीक है, इनकी वाइफ हमारी मदर गुजर गई, फिर स्ट्रेस भी काफ़ी रहा होगा और एज भी थी। सो जब कोई ओल्ड एज पर्सन होता है तो यूजुअली घर वाले सोचते हैं कि हाँ नेचुरल कॉजेज से, हार्ट अटैक बोलने से तो सब नॉर्मल मानते हैं। सो हार्ट अटैक से डेथ हो गई, तो इनकी भी ग्रेव अन्नम्मा थॉमस के बाजू में बना के उनको भी दफना दिया। अब इसके कुछ सालों के बाद शॉकिंगली इनका बेटा था रॉय। सो अन्नम्मा, टॉम, इनका बेटा रॉय। सो इनकी भी सडनली तबीयत ख़राब होती है एंड इसकी भी डेथ हो जाती है। ऐसे ही खाना खाया, पानी पिया, सर चकराया, बेहोश हुआ, हॉस्पिटल लेके गए तो डॉक्टर कह रहे हैं कि हार्ट अटैक आ गया और इसकी डेथ हो गई। ये कितने सालों में हो रहा है, कितने कितने साल का गैप आ रहा है? पहले 4 इयर्स का गैप था, फिर 3 इयर्स का गैप था। सो ये 2002 से लेके 2016 तक इस फैमिली में 6 डेथ्स होती हैं, काफ़ी लंबा स्पैन था। सो इनिशियली ना ये टाइम ज़्यादा था, 2002, फिर 2008, फिर 2006। सो धीरे धीरे करके ये फ्रीक्वेंट होने लग गया। सो जब इनके बेटे की डेथ हुई जिसका नाम था रॉय, सो घर वाले परेशान हो गए क्योंकि ये तो यंग था, ओल्ड एज भी नहीं थी, कोई बैकग्राउंड बीमारी की हिस्ट्री भी नहीं है। सो ये जो अन्नम्मा थॉमस थी, ये विमेन, उनका भाई था मैथ्यू, अंकल मैथ्यू सब कहते थे। उनको यहाँ पे बहुत फिशी लगा, उन्होंने बोला कि पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन कराएंगे क्योंकि अनरियल लग रहा है। बेटे की कराएंगे अब? हाँ, बेटे की कराएंगे क्योंकि उनको लगा कि एज है, हार्ट अटैक आ गया, पर बेटे को तो ऐसे हार्ट अटैक नहीं आना चाहिए, ऐसे कैसे हो सकता है, यंग है, बीमारी कोई नहीं थी, हेल्दी था। सो फैमिली वाले अपोज करते हैं। अब इनके घर की 2 बहुएं थी, सिली थॉमस, जॉली थॉमस, जॉली अम्मा थॉमस। सो इनका कहना था कि नहीं, पोस्टमार्टम नहीं कराएंगे। इनका था कि बॉडी काटेंगे, पीटेंगे, हम ये नहीं चाहते, ठीक है, बहुत अनफॉर्चुनेट है, हो सकता है कि हमारे घर को किसी की नज़र लग गई, कोई श्राप लग गया, लेकिन पोस्टमार्टम नहीं कराते हैं। बट ये जो अंकल मैथ्यू थे, उन्होंने स्ट्रिक्टली बोल दिया कि नहीं, मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है, पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन तो होगी। उन्होंने फोर्स करके पुलिस वालों को इन्फॉर्म करा, डॉक्टर्स को बोला कि पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन होनी चाहिए। सो फैमिली वाले बोल रहे हैं तो पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन हुआ। अब इसका रिजल्ट बड़ा शॉकिंग था। जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो ट्रेसेस ऑफ पॉइजन पाए गए उसके पेट में, उसकी बॉडी के ऑर्गन्स में। सो अब ये अच्छे से नहीं हुई थी पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन। ये गलती डॉक्टर्स की भी है कि उन्होंने ये नहीं बताया कि कौन सा पॉइजन, कितने अमाउंट का पॉइजन, और जो साइंस थे उनको इग्नोर करा। अनआइडेंटिफाइड मटेरियल्स थे। पुलिस ने कुछ सालों तक इन्वेस्टिगेट करा बट कोई रिजल्ट नहीं आया ना, इस वजह से उन्होंने इस केस को ड्रॉप कर दिया। चल रहा था बट कोई शक नहीं हो रहा था, पता चल गया था पॉइजन तो दिया हुआ, ट्रेसेस ऑफ पॉइजन है। बट वैसे जब यूजुअली हार्ट अटैक होता है, जिस इस तरीके से अगर मौत होती है तो पोस्टमार्टम नहीं होता क्या? क्योंकि वो तो हर डेथ के बाद किया जाता है, वो तो स्पेशली क्यों उन्होंने करवाया वो? पोस्टमार्टम सिर्फ और सिर्फ सस्पेक्टेड डेथ्स के केस में होता है, ठीक है। जैसे कि अगर किसी की फैमिली में सडन डेथ हो गई जो उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं करी थी, तो फैमिली वाले रिक्वेस्ट कर सकते हैं रियल कॉज ऑफ डेथ पता करने के लिए। बट अगर कुछ क्रिमिनल इंटेंट है तो पुलिस वाले मैंडेटरी करते हैं कि अननेचुरल सर्कमस्टांसेस में हो रही है। इवन सुसाइडल केस में भी पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन होता है। सो यूजुअली नेचुरल डेथ के केस में नहीं होता है पोस्टमार्टम। हाँ, सो अब ये रिपोर्ट आ गई थी बट अनआइडेंटिफाइड मटेरियल था, तो पुलिस वालों ने भी बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया क्योंकि और कोई एक्सटर्नल पर्सन नहीं मिल रहा था उनको कि किसी और का इसमें कोई रोल हो सकता है। सो ये बात भी चली गई। इसके बाद जो नेक्स्ट डेथ होती है वो इन्हीं अंकल मैथ्यू की होती है, जिन्होंने बोला था कि पोस्टमार्टम करो, एज में थे। सेम पैटर्न कि अचानक से तबीयत खराब हुई, बेहोश हुए, हॉस्पिटल में, हार्ट अटैक, नेचुरल कॉजेस। इनकी भी एक ग्रेव बना के उनको भी दफना दिया। इसके बाद जो वो बहुत ज़्यादा शॉकिंग था। इस घर की सबसे छोटी फैमिली मेम्बर जो कि सिर्फ 2 साल की थी, एल्फाइन नाम था इसका, सो उसकी डेथ हो जाती है बट हार्ट अटैक से नहीं। वो पानी पी रही थी एंड सडनली चोक करती है एंड बिकॉज ऑफ चोकिंग उसकी डेथ हो जाती है। सब बहुत दुखी होते हैं, उनको ये लग ही रहा था कि कोई श्राप लग गया है घर में, कुछ नज़र लग गई है, इस वजह से एक करके एक डेथ हो रही है। अच्छा, जो ये
अन्नम्मा और टॉम थॉमस था ना, इनका एक और बेटा था जो विदेश में रहता था, यूएस में पढ़ाई करने गया, वहीं सेटल हो गया, बट वो अपनी फैमिली से बहुत क्लोज था, हमेशा बात करता था। उसको भी बड़ा ऑड लग रहा था कि कैसे एक एक करके सबकी डेथ्स हो रही है, बट उसको लगा कि ठीक है, बहुत दूर था घर से, बट उसने बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। फिर ये जब 2 ईयर ओल्ड बेबी की डेथ हुई, इसके बाद उसकी मदर, जो मैंने बताया था 2 बहुएं थी, सिली और जॉली। सो ये जो सिली है इसकी भी डेथ हो जाती है, अनआइडेंटिफाइड सर्कमस्टांसेस, सेम पैटर्न। अचानक से तबीयत सब खराब हार्ट हुई, अटैक से ही मर रहे हैं, सब हार्ट अटैक से ही मर कोई रहे और हैं। रीजन अब यहाँ पे ना एक पैटर्न आप देख रहे हो, सेम पैटर्न, अचानक सडन डेथ हो रही है, हार्ट अटैक हो रहा है। सो ये डेथ होने के बाद फिर फर्दर डेथ्स नहीं होती, तो सबको लगता है कि चलो ठीक है, अब कोई कर्स नहीं है, कोई एक ऐसा जीवन का हिस्सा था जिसमें ये सब होना लिखा था, हो गया, ठीक है। अब एक बहुत शॉकिंग चीज़ होती है इनकी फैमिली में कि ये जो जॉली थी, जो कि रॉय की वाइफ थी, इसने वापस से शादी करने का डिसाइड करा, क्योंकि यंग थी, ब्यूटीफुल थी, और वो एक प्रोफेसर थी एनआईटी में। सो उसने डिसाइड करा, फैमिली वाले सपोर्ट में थे, उनको लग रहा था ठीक है अभी बहुत ज़िंदगी बची है, कर लो तुम वापस से शादी। बट सडनली फैमिली वाले अपोज हो गए, क्योंकि जिससे वो शादी करना चाहती थी वो फैमिली वालों को पसंद नहीं आ रहा था। अब ये शादी करना चाहती थी जो मैंने सिली बताया ना, उसका हस्बैंड साजू। सो वो उसके पति का कजन ब्रदर, जो उसका हस्बैंड था, उसके कजन ब्रदर से वो शादी करना चाहती थी। तो फैमिली वालों को ये ठीक नहीं लगा, उन्होंने अपोज करा, बट वो खुश थी और उन्होंने ज़बरदस्ती शादी कर ली। इतने में ये शादी अटेंड करने, वो जो यूएस रहता था भाई, वो आया, शादी अटेंड करी। फिर उसने प्रॉपर्टी की बात करी कि अब मम्मी पापा तो है नहीं, प्रॉपर्टी डिवाइड कर लेते हैं। फिर उसको एक शॉकिंग बात पता चली, वो ये थी कि जो पूरी की पूरी प्रॉपर्टी, काफ़ी रिच थे ये लोग, पूरी प्रॉपर्टी जॉली के नाम पे है। तो उसको लगा ऐसे कैसे हो सकता है भाई, सभी भाइयों में इक्वली डिवाइडेड थी। मैंने जो पहली विल देखी थी, जो पहले इनके जायदाद के पेपर्स थे, उसमें सब भाइयों पे डिवाइडेड थी। फिर उसने एक नई विल दिखाई जिसमें ये लिखा था कि पूरी प्रॉपर्टी जॉली के नाम है। और सबसे शॉकिंग बात कि उसके फादर के डेथ के 3 महीने पहले ये नई प्रॉपर्टी बनी है, नई प्रॉपर्टी के पेपर्स बने हैं। तो उसको लगता है कि कहीं ना कहीं जॉली का इसमें हाथ है। एंड फिर वो पुलिस के पास जाता है, केस रीओपन करवाता है, अपने भाई की पोस्टमार्टम रिपोर्ट सबमिट करता है और स्ट्रिक्टली बोलता है कि वापस से केस रीओपन करो, वापस से एग्जामिनेशन करो। पुलिस जाती है, उन ग्रेव्स को खोदती है, सबकी लाशें बाहर निकालती हैं, रीपोस्टमार्टम होता है। जब रीपोस्टमार्टम होता है प्रॉपरली, फोरेंसिक गाइडेंस में, फोरेंसिक टीम, एम्बुलेंस, पुलिस वाले सब होते हैं, इसके बाद ये शॉकिंग न्यूज़ आती है कि हर एक मेंबर की डेथ पॉइजन से हुई है, वो भी साइनाइड पॉइजनिंग। और ये इतने सालों में सिर्फ जॉली कर रही थी। सबको जो भी उसका टारगेट होता था उसको थोड़ा थोड़ा अमाउंट वो देती रहती थी। अब ये जो साइनाइड है ना, ये ज्वेलरी क्लीनिंग करने में यूज़ होता है। सो उसने अरेंज करा, वो ज्वेलरी क्लीनिंग जो करते हैं उनसे पैसे देके, एंड धीरे धीरे करके एक एक करके अपनी पूरी फैमिली वालों को वो मारती है। और वो भी मिला हुआ था जो कजन भाई? नहीं, वो उसको कोई नहीं पता था, उसको बिल्कुल नहीं पता था कि ये सब कर रही है। उसको ये भी नहीं पता था कि उसकी 2 ईयर ओल्ड डॉटर, उसकी वाइफ को भी इसने साइनाइड देके मार दिया। सो फिर पुलिस वालों ने पूछा कि तुमने क्यों किया ऐसा? सो उसने बोला कि पावर के लिए एंड प्रॉपर्टी के लिए। सो जो भी उसका टारगेट होता, सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वुमेन थी उसकी सास, उसको रास्ते से हटाया। ये शिफ्ट हो गया उसके ससुर पे, सो उसने उसको पॉइजन कर दिया। फिर उसके पति को शक होने लग गया कि यही ही खाना बना के दे रही है, यही कुछ डाल रही है, तो उसने अपने पति को भी मार दिया। अंकल मैथ्यू, जिन्होंने बोला पोस्टमार्टम होगा, उसको मार दिया। फिर इसका मन था अपने पति के कज़न ब्रदर से शादी करने के लिए, तो उसकी वाइफ और उसकी बेटी को भी मार दिया। एंड देन ये इतना शॉकिंग केस निकल के आया। बाप रे। इसी वजह से फोरेंसिक एग्जामिनेशन ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आपको रियल कॉज ऑफ डेथ बताता है। फोरेंसिक इतनी ज़्यादा एडवांस है कि जो वो डिकम्पोज बॉडी थी उनकी भी कॉज ऑफ डेथ पता लगा लिया था कि वो पॉइजनस था। एग्जैक्टली, बोन्स से हमें पता लग जाता है कि बोन्स की हेल्प से उसमें ट्रेसेस होते हैं पॉइजन के। सो टाइप ऑफ पॉइजन ये पता लगता है, और अमाउंट भी कि स्मॉल अमाउंट में एक लंबे टाइम तक वो दे रही थी। क्रेजी यार, क्या क्या हो रहा है दुनिया में। और ये कितना पुराना केस है? ये है 2002 से लेकर 2016, 2017 में सबको पता चल गया इसके बारे में। और उसे पता है चला कि साइनाइड से ही पिला के मतलब वो हाँ, फोरेंसिक एग्जामिनेशन में कंफर्म हो गया था कि साइनाइड। नहीं, मतलब वो जो जैसे वो साइनाइड पिला रही थी, पॉइजन दे रही थी, तो वो उसको उसके बारे में कैसे पता चला जॉली को? उसने सर्च करा था, उसने गूगल से सर्च करा, आइडेंटिफाई करा, प्रीवियस जो साइनाइड मर्डर्स हुए थे उसके बारे में उसने पढ़ा। तो उसको ये पता था कि ये ऐसा पॉइजन है कि कोई एस्केप नहीं है, अगर उसने ये पॉइजन यूज़ करा तो डेथ तो पक्की है।
अच्छा, और जैसे ये इतने हजार्डस जो केमिकल्स होते हैं, तो इनकी परचेज और सेल्स पे भी रिस्ट्रिक्शंस होते हैं? स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है, ये किसी को भी नहीं मिल सकता। ये जो भी पॉइजनस मटेरियल है, इवन एसिड भी, ये प्रोहिबिटेड होते हैं। बट आपको पता है कहीं ना कहीं लूप होल्स होते हैं जिसका फ़ायदा ये क्रिमिनल्स उठाते हैं। बट अगर किसी को लेजिटिमेट तरीके से खरीदना है तो नहीं मिलेगा, या ये चीज़ें फ्लैग हो जाती है कि किसी पर्सन ने खरीदा लेजिटिमेट है? तरीके से नहीं मिल सकता, बट अगर आपका कोई पर्पस है, जैसे कि मैंने बताया ज्वेलरी क्लीन करने में, तो जो ज्वेलरी बनाते हैं, क्लीन करते हैं, उनके पास पास होता है, एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है जिसकी हेल्प से वो प्रोक्योर कर पाते हैं, ओ, वरना ऐसे नहीं मिल सकता। ओके। तो ज्वेलरी वाले जानने वाले थे इसके, तो तभी जुगाड़ कर। हाँ, उसने ऐसे जानने वाले नहीं थे, बट हाँ पैसे देके, ज़्यादा पैसे दिए एंड काम हो गया। वैसे सही बात है, कोई ना कोई कहीं ना कहीं तो लूप होल छोड़ता ही है ना, चाहे कोई कितना भी परफेक्शनिस्ट हो। यस, इसी वजह से हम एक फ्रेज बोलते हैं कि कोई परफेक्ट क्राइम नहीं है, देयर इज़ नो परफेक्ट क्राइम व्हेन फोरेंसिक इज वॉचिंग।